सो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर 1 है यानी कि यूनिट 1 है, इसमें दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो हम लोग इसका इवोल्यूशन पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन मतलब कैसे कैसे बिजनेस आई, तो वो पार्ट आज हम नहीं करें, हम डिस्कस करेंगे इस रिवीजन में सिर्फ सेकंड सेक्शन, जो कि है नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि देखो बिजनेस क्या है। अगर आप देखेंगे बिजनेस क्या है तो अब तक सबको क्लियर है कि बिजनेस क्या होती है, बिजनेस का कंसेप्ट क्या है। देखो बिजनेस जो लिया गया ना, ये वर्ड बिजी से लिया गया, और बिजी का मतलब आप जानते हो बहुत ज्यादा बिजी रहना। तो बिजनेस जो है एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग हर समय कहीं ना कहीं कुछ काम करते रहते हैं, कभी सामान खरीदना, कभी बेचना, कभी प्रोडक्शन करना, और कभी सर्विसेज देना, और सबका उद्देश्य यही होता है कि किसी भी तरह से प्रॉफिट कमा लिया जाए। तो बिजनेस का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि किसी भी तरह से रेगुलरली एंगेज होके और प्रोडक्शन करके, परचेज करके, सेल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। अच्छा, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे कि इट इज अ रिपीटेड बाइंग एंड सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है। बिजनेस को अगर आपको बोला जाए कि बताइए क्या है बिजनेस, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज रिपीटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स वेयर लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज डन एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड देयर इज अ इंटेंशन ऑफ अर्निंग लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज देयर। क्रिएशन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। देखना, हमेशा आप कोई भी बिजनेसमैन को देखना, वो हमेशा चाहता है कि बिजनेस बढ़ती चली जाए। ठीक है, उसके पास कब अभी आप मांग लो कि 10 लाख दे दो, 8 लाख दे दो, नहीं दे पाएगा, बोलेगा है ही नहीं मेरे पास पैसा, कंगाल हूं। क्यों? क्योंकि उसने सारे पैसे अपने बिजनेस के अंदर लगा रखे होते हैं। तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ का काम होता है, बिजनेस का काम नहीं होता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। अगर आप एक्टिविटी की बात करेंगे ना, एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, तो दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक। हमने शुरू में ही पढ़ा कि बिजनेस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ध्यान रखना, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक दो तरह की एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो पैसा कमाने से संबंधित हो, नॉन इकोनॉमिक वो एक्टिविटी जिसमें पैसा कमाने से मतलब नहीं होता है। इसमें ना सुविधाएं देने से मतलब होता है, जैसे मदर कुकिंग अ फैमिली मेंबर्स, कुकिंग फूड फॉर फैमिली मेंबर्स, तो ये नॉन इकोनॉमिक है। तो देखिए, आज हम यही पहले डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी है जो रिलेट करती है प्रोडक्शन से एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ से। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, खास बात कि इसमें पैसे का लेन देन होता है और इसमें पैसा कमाने का लॉजिक होता है, मतलब इसका उद्देश्य होता है किसी भी तरह से पैसा कमाया जाए। आप देखो एग्जाम्पल्स आपके सामने है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स इकोनॉमिक एक्टिविटी के हैं। अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो कमाने के लिए कर रहा है। अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो कमाने के लिए कर रहा है। अगर कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक में काम कर रहा है तो इकोनॉमिक है, क्योंकि वो कमाना चाहता है। इसी तरह से लॉयर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोर्ट में जा रहा है, तो वो प्रैक्टिस जो है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या किसान जो खेती करता है अपने खेत में, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स? सर वो है। आंसर है, आंसर है हाँ। यस। लेकिन ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एक फार्मर है वो खेती करके अपने घर का पालन पोषण कर रहा है, तो कई बार बच्चे कहते हैं ये नॉन इकोनॉमिक है। क्या है ये? इकोनॉमिक। ठीक है, भले ही वो पालन पोषण कमाने के लिए तो कर रहा है, खेती कर ही इसीलिए रहा है, कल्टीवेट कर रहा है लैंड को। तो और एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का किया हुआ कोई भी काम जो है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अच्छा, अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो जो जो हमने पढ़ा सब इसके फीचर हैं। पहला फीचर है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, किसी भी तरह से वेल्थ को बढ़ाया जाओ, ये इसका पहला फीचर है। दूसरा है सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये किसी भी तरह से ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का काम करता है। इसकी कोशिश ये रहती है कि ह्यूमन वांट्स को पूरा किया जाए। तीसरा है इसका फीचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग मनी। इसमें हमेशा एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आप प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, तो इसमें जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं दैट इज टू अर्न मनी, कहीं ना कहीं से पैसा कमा लिया जाए, ये इसकी एक्सपेक्टेशन होती है। और एक और होती है कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर होता है, यानी कि इससे क्या होता है, इसके वजह से किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। देखते नहीं हो, जिस देश में जितनी कंपनियां आ जाती हैं, ज्यादा कंपनियां आ जाती हैं, तो वो देश डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसमें लोगों को रोजगार मिल जाता है, सुविधाएं मिल जाती हैं, जॉब क्रिएशन होती है। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी मदद करता है। अब हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो इसलिए की जाती है कि अपने खुद को पर्सनल सेटिस्फेक्शन को पूरा किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई मम्मी अपने बेटों को खाना बनाती है, कुक फूड फूड कुक करती हैं,
और मंदिर जाती हैं, तो ये जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो अपनी नीड्स को पूरा कर रही हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, अगर कोई रास्ता पार करा रहा है तो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करा रहा है, इसको कोई ये थोड़ी ना है कि ये पैसा मिल जाएगा, ये इनको पार कराने के बाद ये पैसे दे देंगे इसकी जेब में, नहीं। इसी तरह से बच्चे देखो खेल रहे हैं, ये अपना इकोनॉमिक मतलब जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इससे इनको कमाई उमाई कुछ नहीं होने वाली, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। इसी तरह से मदर घर के लिए खाना बना रही है, और आप देखो गार्डनिंग कर रहे हैं, फूल उल की बागो बगीचा वगीचा लगा रखा है। हाँ, अगर यही फूल बेचने के पर्पज से कर रहे थे तो ये इकोनॉमिक बन जाए। ठीक है, तो आ गया सबको समझ में? यस सर। सर अगर जो फार्मर है वो अपनी फैमिली के लिए कल्टीवेशन कर रहा है, अपनी फैमिली का करने के लिए, तो वो तो नॉन इकोनॉमिक होएगा ना फिर, क्योंकि वो नहीं, अपनी इकोनॉमिक है बेटा, इकोनॉमिक है, वो कमा रहा है और अपने खेती से कमा रहा है और खा भी रहा है, कंजम्पशन भी कर रहा है, तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड जो है ये इकोनॉमिक में माना जाता है। सर अगर वो कमाने के उद्देश्य से नहीं कर रहा तो बस फैमिली के लिए कर रहा है, तब भी इकोनॉमिक माना जाएगा। सर अगर वो जैसे देखो, कमाने के अब उद्देश्य देखो, से सर उसने कल्टीवेट करने का मतलब होता है आप उसमें पैसा भी लगाते हो, खेत में बीज भी खरीद के लाते हो, अच्छी क्वालिटी की बीज लाते हो, वैरायटी अलग अलग होती है, तो इसको हमेशा ना इकोनॉमिक माना गया है। सर यस। अगर ठीक है, हाँ सर बोलो। अगर वो कमाने के उद्देश्य से कर रहा था, जैसे उसने ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो सर उसने जितना बेचना था बेच दिया और बाकी का जो उसने अपनी फैमिली के लिए रख लिया, तो सर वो वो तो जब भी रखे, इकोनॉमिक रहेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल इकोनॉमिक रहेगा, इसमें आंख मूंद के इकोनॉमिक लिख देना। ठीक है, यस सर। जब तक स्पेशली ब्रैकेट में ना दे दिया जाए कि सिर्फ उतना ही उगा रहा है जितना उसे खिलाना है, तब भी इकोनॉमिक मानना है, आप इसे इकोनॉमिक रख लो। अब हम बात करेंगे डिफरेंस की। देखो, डिफरेंस ये है कि इकोनॉमिक लेफ्ट साइड में आपके इकोनॉमिक है, राइट में नॉन इकोनॉमिक है। तो इकोनॉमिक में पैसा कमाने उद्देश्य होता है, और नॉन इकोनॉमिक में पर्सनल सेटिस्फेक्शन उद्देश्य होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस दूसरा डिफरेंस ये है कि ये मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, इकोनॉमिक वाली एक्टिविटी, और नॉन इकोनॉमिक वाली आप पैसे से कंपेयर नहीं करते, आप इसको कभी पैसे से कंपेयर कर ही नहीं सकते। तीसरा, अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो इसमें ना मनी ही रिवार्ड है, मतलब जो पैसा आपको मिल रहा है वही आपका इनाम है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक में ऐसा नहीं है, इसमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, इसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि अंदर से आपको शांति हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो ये होता है। तो ये हमने मेन डिफरेंस डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स क्या है बिजनेस के। तो देखिए, बिजनेस का पहला फीचर तो वही है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये हमेशा इसीलिए किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जा सके। ठीक है, इसके अंदर लव अफेक्शन ये सब नहीं होता है, और इसके अंदर सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जैसे एक दुकान वाला है, सामान खरीदना बेचना इसका काम है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये बिजनेस मानी जाए। दूसरा है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, दूसरा फीचर इसका ये है कि हर एक बिजनेस जो है या तो गुड्स को प्रोड्यूस करती है या उसे एक्वायर करती है, मतलब सामान को प्रोड्यूस करना और एक्वायर करना, ये दोनों चीजें जो है इसकी एक फीचर है, सर्विसेज को प्रोवाइड करना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेसेस की या तो ये प्रोडक्शन करेगी या ये प्रोक्योर कराएगी, यानी प्रोवाइड कराएगी गुड्स को, या सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। तो ठीक है, तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर ये तीनों काम करती है, तीनों में से एक काम करती है, तो वो बिजनेस मानी जाएगी। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई नहीं है प्रोडक्शन, तो आप दूसरे से खरीदते हो और तीसरे को जब बेचते हो तो आप प्रोक्योर कराते हो गुड्स, तो वो भी एक बिजनेस मानी जाएगी। ठीक है, अब सर्विसेज जो है अलग, अब एक हमने पढ़ा उसमें सर्विसेज सर्विसेज अलग अलग हो सकती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन देना, बैंकिंग सर्विस देना, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस देना, ये सारे के सारे जो हैं दीज आर सर्विसेज प्रोवाइड बाय द बैंक। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ या ना बताओ। यस। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट आता है, स्क्रीन आपको आगे आ गई है, थर्ड वाली स्क्रीन, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, यस सर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके अंदर सेल और एक्सचेंज का होना जरूरी है। बिजनेस तभी बिजनेस मानी जाएगी जब सेल और एक्सचेंज हो। अगर सेल और एक्सचेंज नहीं होगा ना, तो वो बिजनेस को हम बिजनेस नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो आ, किसी ने किसी को गिफ्ट कर दिया, ये ले सामान रख ले, और उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वो देगा उसके बदले में एक्सचेंज, पैसा नहीं ले रहा है,
और उससे उम्मीद भी नहीं करता कि आगे फ्यूचर में वो कुछ देगा, तो वो बिजनेस नहीं मानी जाएगी। इज इट क्लियर? हमेशा एक्सचेंज का होना जरूरी है, अगर एक्सचेंज होगा तभी जाके वो बिजनेस मानी जाएगी, अदरवाइज उसको हम बिजनेस नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे मान लीजिए किसी दुकान वाले ने किसी को गिफ्ट दे दिया सामान, उसके पास फालतू पड़ा हुआ था, कस्टमर उसका पुराना कस्टमर है, उसको उसने दे दिया ले जाओ, और उसके बदले उससे पैसे नहीं मांग रहा है और ना आगे उसका इस्तेमाल करेगा इस फायदे इस गिफ्ट का, तो ऐसे में वो बिजनेस नहीं मानी जाएगी। आगे बात समझ में? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो एक्सचेंज यस का होना सर। बहुत जरूरी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का होना जरूरी है, सर्विसेज का होना जरूरी है। जैसे देखो हम लोग अपना जो है टीवी देखते हैं या इंटरनेट आप यूज करते हो, तो इसके बदले आप पैसे भरते हो, तो कंपनी आपको सर्विसेज दे रही है, तो यहाँ पे भी एक्सचेंज है। आपको इंटरनेट की फैसिलिटी इसलिए मिल रही है क्योंकि आप इसके बदले पैसे पे कर चुके हो। इसी तरह से हम लोग आपको टीम्स ऐप के थ्रू पढ़ाई हो रही है, तो टीम्स ऐप वालों ने पैसे लिए हुए तब जाके आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बदले आप और आपके थ्रू फीस के थ्रू और स्कूल वाले अपनी तरफ से पैसे पे करते हैं, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो है ये एक्सचेंज है, तो इसीलिए ये बिजनेस मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखो बिजनेस तभी बिजनेस मानी जाती है जब रेगुलरिटी हो, जहाँ पे डीलिंग जो है रेगुलर इन नेचर हो। अब जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, उसके पास कोई सामान खराब पड़ा हुआ है, या मान लो उसके पास मोटरसाइकिल है और वो पुरानी हो गई है, और कोई कस्टमर आ गया अचानक, उसने बोला यार बेच दो, मैं इतने में खरीद लूंगा। उसने देखा हाँ चलो फायदा है, बेच देते हैं, बेच दिया, तो ये बिजनेस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये सडनली हो गया है, ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जो रेगुलर इन नेचर नहीं है, उसका रोज का काम नहीं है, तो ये बिजनेस नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई? बिजनेस वही माना जाएगा जिसमें रेगुलरिटी हो, रेगुलर बेसिस पे होता। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। फिर है अर्निंग प्रॉफिट। देखो बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमेशा प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन होना चाहिए। मतलब बिजनेस वही तभी बिजनेस मानी जाएगी जब उसका इंटेंशन ये हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, ठीक है। ये बिजनेस की एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी बिजनेस बिना कमाए तो रह नहीं सकती, सबको पता है, और सरवाइव भी नहीं कर सकती है। तो इसीलिए बिजनेस ये चाहेगी कि किसी भी तरह से कमाती रहे और खाती रहे और अपने बिजनेस को बढ़ाती रहे। और एक और है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज यहाँ अनसर्टेनिटी है, पता नहीं बिजनेस को कब लॉस हो जाए, बिजनेस कब बंद हो जाए। तो बिजनेस की एक और खास बात है कि इसमें पता नहीं रहता है कि बिजनेस कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी। सातवां कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क रहता है, कोई भी बिजनेस ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें रिस्क नहीं होगा। आपको याद होगा पहली क्लास जब हमने ली थी इस चैप्टर की, तो मैंने आपसे पूछा था कि कोई भी ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें रिस्क हो, तो कोई भी बच्चा बता नहीं पाया कोई भी ऐसी बिजनेस जिसके अंदर बिना रिस्क के हो। हर एक बिजनेस के अंदर कोई ना कोई रिस्क जरूर रहेगा, आप दिमाग कितना भी लगा लो, हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क का होना जरूरी है, रिस्क हमेशा होगा कोई भी बिजनेस हो। तो ये सातों पॉइंट हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पे से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो याद रखिए ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं और हर एक बिजनेस के अंदर ये सारे पाए जाते हैं। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपने बहुत अच्छे से इसको कर भी लिया था। देखो हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस के अंदर, तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी है बिजनेस, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया। दूसरी कैटेगरी है प्रोफेशन, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और तीसरी कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो हम आज पढ़ेंगे कि इनके बीच में फर्क क्या है, मतलब अगर ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं तो इन तीनों में डिफरेंस है क्या, और बहुत बड़े बड़े डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले बिजनेस का मैं पढ़ा चुका हूँ तो उसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने बताया था कि बिजनेस जो है बिजी रखना है ये सब। लेकिन प्रोफेशन क्या है, देखो प्रोफेशन पे आते हैं सीधा। प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। देखो प्रोफेशनल्स की सबसे खासम खास बात पता है क्या होती है, उनके अंदर स्पेशल नॉलेज होता है। कल को आप जब सीए बनोगे तो आपके अंदर स्पेशल नॉलेज होगा, आपको अकाउंट्स की जबरदस्त नॉलेज होगी, आपको बिजनेस की जबरदस्त नॉलेज होगी, आपको बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन सब पता होंगे। आपको पता होगा कि कैसे कम, जब आप सीए बन जाओगे तो आपको जब कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए दिया जाएगा, जब फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी होती है तो सीए को बनाना पड़ता है। तो सीए पूरा फॉर्मेशन सारे डॉक्यूमेंट सीए तैयार करता है। मान लो उसको नॉलेज ही नहीं होगी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसे बनता है, आर्टिकल्स, तो कैसे बनाएगा वो।
तो इसीलिए स्पेशल नॉलेज का होना जरूरी है, और ये इसी के बदले ये पैसे लेते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज लेते हैं। दे गेट फी एज अ रिटर्न, तो इसके बदले ये लोग फीस चार्ज करते हैं किसी, क्योंकि कोई और पर्सन नहीं कर सकता, यही वो लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, दूसरे के बस की है ही नहीं। फिर इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज, स्पेशल एक्सपर्टनेस सर्विस देते हैं, स्पेशल सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। चौथा है प्रोफेशनल शुड फॉलो द गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। हमेशा देखो प्रोफेशन की खास बात क्या है कि ये लोग गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, इनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोई भी चीज मतलब इनको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि मरीज पड़ा हुआ है और ऑपरेशन चल रहा है, आपने बोला यार आज मूड नहीं कर रहा है, मैच आ रहा है, जा रहा हूँ मैं मैच देखने, ओलंपिक्स चल रहा है, थोड़ा देख के आता हूँ पीवी सिंधु क्या कर रही है, जीत रही है हार रही है, पता चला वहां पे वो है वो तो पेशेंट। तो ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट है, आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते, आपसे ऐसा उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन बिजनेस में होता है, बिजनेस के अंदर आप ज्यादा कमाने के लिए अपने गाइडलाइंस को चेंज कर सकते हो, डॉक्टर्स में नहीं कर सकते, सीए में नहीं कर सकते, सीएस में नहीं कर सकते, जितने भी प्रोफेशनल जॉब है इनमें ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखो प्रोफेशन का एग्जांपल है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टरों के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, एमबीबीएस की आपको डिग्री लेनी होती है तभी जाके आप डॉक्टर बन सकते हैं, ये नहीं है कि जब मन करे झोला उठाओ और डॉक्टर बन जाओ, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए कंपलसरी है। लॉयर के लिए आपको गवर्नमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपको डिग्री लेनी होगी, और लॉ की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी जाके आप लीगल प्रोफेशन कर सकते हैं, कोर्ट में बहस कर सकते हैं, वकील केस लड़ सकते हैं किसी का। फिर है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर आपको सैलरी मिलती है। ये इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है मालिक और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। एम्प्लॉयर बोलते हैं मालिक को और एम्प्लॉय बोलते हैं जो काम करता है, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पहली बात हो जाती है कि भाई आप इतने से इतने बजे तक ड्यूटी करेंगे, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, हर साल आपको ऐसे ऐसे बोनस दिया जाएगा या सुविधाएं दी जाएंगी, ये सब चीज पहले ही से तय हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें ना एम्प्लॉय को या तो सैलरी मिलती है या वेजेस मिलता है। सैलरी का मतलब होता है अगर वो रेगुलर है तो सैलरी मिलेगी, और अगर वो रोज पे काम कर रहा है तो वेजेस मिलेगा। फर्क ये है कि जो एम्प्लॉय परमानेंट नहीं होते उनको वेजेस मिलती है, जैसे मजदूर देखते हैं ना घर पे काम करने आते हैं, तो जितने दिन काम करेंगे उतने दिन की तनख्वाह मिलती है उनको, संडे को काम नहीं करने आएंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब हम आ जाते हैं इसको कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करते हैं। देखिए सबसे पहले बिजनेस में जो है मालिक का फैसला, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये इस्टेब्लिश कैसे होगा, कैसे इसको स्टार्ट किया जाएगा, मालिक तय करेगा स्टार्ट करना है कि नहीं। अच्छा, प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल बॉडी तय करेगी कि आपको प्रोफेशनल की डिग्री दे ना दे। ऐसे नहीं है कि आप खुद तय कर लोगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टरी करूंगा, ऐसे तो कोई भी बोल देगा भाई मैं डॉक्टर हूँ और किसी को भी उड़ा देगा वो। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट में भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलेगा तब जाके आप जा सकते हो। ये थोड़ी ना है कि अपनी मर्जी से कहीं भी चले गए, मान लो टीचर बनना है किसी भी स्कूल में घुस गए, बोलेंगे भाई मैं तो आज बिजनेस अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, हट जाओ सब, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर आएगा तभी जब आप जाके कर सकते हो स्टार्ट। तो इस्टेब्लिशमेंट इसमें तो मालिक करेगा, इसमें प्रोफेशनल बॉडी करेगी प्रोफेशन के अंदर, और एम्प्लॉयमेंट में आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलेगा तभी जाके आप जा सकते हैं। दूसरा, नेचर ऑफ वर्क, हेडिंग याद रखना। नेचर, काम का नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है गुड्स, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देखो बिजनेस का नेचर ये होता है गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करो। प्रोफेशन का पता है नेचर क्या होता है? एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करो, एक्सपर्ट सर्विस देते हैं ये लोग। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। अब आती है बात क्वालिफिकेशन की। क्या बिजनेस में क्वालिफिकेशन की जरूरत है? नहीं, इसमें अनपढ़ गंवार भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं आता पढ़ाई लिखाई में, तब भी वो बिजनेस शुरू कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। प्रोफेशन के अंदर भाई क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, आपको तगड़ी तरह से क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तभी जाके आप प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में जो है मालिक तय करेगा क्या करना है। ठीक है, तो अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जैसे मान लो हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल अनपढ़ आदमी को थोड़ी ना डॉक्टर बनाएगा, वो भी उसमें भी रूल होता है, वो उससे बोलेगा भाई तू डिग्री दिखा, डिग्री दिखाएगा तब जाके उसे प्रोफेशन मिलेगा। इसी तरह से इंजीनियर हो गए। तो ये एम्प्लॉयमेंट में भी आपको प्रोफेशनल्स को ही अगर आपको जॉब पे रखना है तो वो डिग्री जो मालिक है वो तय करेगा कि कितनी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो बनाया गया है रूल, वो तो उसके पास होनी चाहिए। मतलब हॉस्पिटल भी अगर कोई डॉक्टर रखता है तो वो क्वालिफिकेशन उसको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए।
अगर स्कूल भी किसी टीचर को रखता है तो वो उसको बीएड की डिग्री चाहिए उसको, और जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें उसको वो एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से वो उसके पास होनी चाहिए, तभी जाके उसको रख सकते हैं। सबको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? सर हाँ जैसे एक मैकेनिक होता है हाँ। सर, वो रेगुलर करता है, उसके लिए वो एक प्रोफेशन है कि वो मैकेनिक का काम करता है। देखो मैकेनिक प्रोफेशन में नहीं आता ना, मैकेनिक तो सीखता है, उसके लिए अलग से कोर्स नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ जॉब ऐसी हैं जिसमें स्पेशल कोर्सेज करने पड़ते हैं, तो अगर ऐसा किया हुआ है तब तो वो प्रोफेशन में आता है। लेकिन अगर वो ये जो बोल रहे हो जो रोड पे मैकेनिक है ये नहीं आते, इसके लिए तो बस स्किल चाहिए, स्किल के लिए फिर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। सर पर कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी देखता है मैकेनिक, सर कोई काम कराता है, वो अगर उसको वो कह दे कि उसने क्वालिफिकेशन कर रखी है तो कोई डिग्री थोड़ी देखता है किसी की। देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर प्रोफेशनल बॉडी के अंदर अगर आप कोई ऐसा काम चाहते हैं जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज हो, तब तो आपको इस क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी ना उसको। जैसे डॉक्टर है तो स्पेशल नॉलेज चाहिए, इंजीनियर है तो स्पेशल नॉलेज चाहिए, सीए है तो स्पेशल नॉलेज चाहिए। अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं सीए को और बिजनेस की, नहीं तो वो कैसे करेगा काम। इसी तरह से प्रोफेशन के अंदर, इसी तरह से लॉयर को भी चाहिए। लेकिन जिसमें भी स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है वो, उसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो सर रिवार्ड। हाँ बोलो। सर जैसे जो लेबर होते हैं वो तो हाँ उनको कभी कभी काम मिलता है, जरूरी नहीं है कि उनका काम रेगुलरिटी में हो। तो इसका हाँ। मतलब है कि वो काम करते हैं तो उसे बिजनेस नहीं खाएंगे क्योंकि रेगुलरिटी नहीं है। देखो एम्प्लॉय की बात कर रही हो आप, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप बिजनेस देख रही हो तो जो ऑर्गेनाइजेशन काम कराती है हम उससे देख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो रोज काम करवाती है, हो सकता है एक लेबर को दो हफ्ते में 4 ही लेबर बुलाए, अगले महीने 10 बुला ले, फिर अगले महीने, लेकिन काम तो कंटिन्यूअस इन नेचर है। तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, आप एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। आपको बिजनेस में वो करना है कंपेयर, मतलब ये जो डिफरेंस आप पढ़ रही हो बिजनेस का पढ़ रही हो, एम्प्लॉय का नहीं पढ़ रही हो। तो आप ये देखो कि क्या बिजनेस, बिजनेस क्या है, बिजनेस के अंदर वो रेगुलर इन नेचर है। नहीं समझे? और जो ठेकेदार होता है, क्या? जो ठेका लेता है। आप समझे नहीं। देखो आप पहले तो ये कंसेप्ट देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस। तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि क्या क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो हमने पढ़ा बिजनेस में क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, हमने पढ़ा प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए, और हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिपेंड करता है कि किस तरह का जॉब है। अगर जॉब ऐसा है जहाँ पे नॉलेज की बहुत जरूरत है, तब तो एम्प्लॉयर तय करेगा कि कितना क्वालिफिकेशन चाहिए। और अगर जॉब ऐसा है जिसमें स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, जैसे मान लो आप मैकेनिक है रोड पे जो रहते हैं, तो इसमें स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, इसमें स्किल चाहिए, तो इसके लिए फिर वो प्रोफेशनल नॉलेज नहीं देखेगा। ठीक है, अब आ गया समझ में? यस सर। अब रिवार्ड देखो, रिवार्ड देखो बिजनेस के लिए रिवार्ड जो है प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रोफेशन के लिए प्रॉफिट नहीं होता, फीस होती है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो रिवार्ड होता है वो सैलरी होती है। आ गया समझ में? सैलरी या वेजेस, अगर अगर रेगुलर एम्प्लॉय है तो सैलरी मिलेगी, मजदूर है तो वेजेस। ठीक है, फिर बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर बहुत पैसा लगाना पड़ता है, प्रोफेशन के अंदर थोड़ा मोड़ा पैसा लगा के काम चल जाएगा, यही सब थोड़ा बहुत। और एम्प्लॉयमेंट में आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मालिक लगाता है। बिजनेस में तो इसमें पैसा नहीं चाहिए, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। फिर है रिस्क, बिजनेस के अंदर भयंकर रिस्क है, प्रोफेशन में थोड़ा कम रिस्क होता है, क्योंकि इसमें फीस फीस लेते हैं, हो सकता है फीस थोड़ी कम लग जाए, कम कस्टमर आए, डॉक्टर है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भयंकर नुकसान हो जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई नुकसान ही नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है मालिक और एम्प्लॉय के बीच, तो एम्प्लॉय को कोई टेंशन ही नहीं है, रिस्क ही नहीं है उसको। फिर आ जाता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या हम अपना काम दूसरे को दे सकते हैं, क्या हम अपनी जगह दूसरे को रख सकते हैं, तो बिजनेस के अंदर हो सकता है।
बिजनेसमैन नहीं है, किसी अपने भाई भतीजे किसी को भी लगा दे, बोल दे यार 10 दिन तू देख मैं गाँव जाए। प्रोफेशन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। प्रोफेशन में अपना काम आप दूसरे को नहीं दे सकते, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर नॉट ट्रांसफरेबल। एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपने काम को किसी और को नहीं दे सकते। पहले भी मैंने एग्जांपल बताया कि जैसे मान लो मेरा कोई फ्रेंड है और कॉमर्स का है, तो क्या मैं उसको 4 दिन के लिए आपसे पढ़वा सकता हूँ? नहीं, आप मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि मैं ही पढ़ाऊंगा, दूसरा नहीं। नहीं तो ऐसे तो फिर कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब मान लो हॉस्पिटल में एम्प्लॉयमेंट में है, हॉस्पिटल ने किसी को अपॉइंट कर रखा है डॉक्टर को, और वो कहीं जाना है उसको, तो वो किसी दूसरे डॉक्टर को भेज देगा, जा भाई तू ऑपरेशन करके आ जाए। तो ऐसे नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा पाया जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब मैंने पढ़ाया था तो आपको एक एग्जाम्पल भी शेयर किया था कि 2 भाई थे, एक आईएएस था और एक दूसरा था, कहीं दोनों अच्छे पोस्ट पे थे, दोनों ने अदला बदली कर दी थी तो दोनों को निकाल दिया था जॉब। तो ऐसे नहीं हो सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट, देखो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। बिजनेस के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, प्रोफेशन में होता है, एम्प्लॉयमेंट में मालिक के द्वारा तय किया गया होता है, उसको फॉलो करना है। फिर ठीक है, तो एग्जाम्पल तो खैर यूजलेस है, आप एग्जाम्पल कोई समझे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने 9 के 9 पढ़ लिए। कोई दिक्कत? एनीबडी? सर एक डॉक्टर है, वो अपना क्लिनिक खोल के बस एक वही वहां पे काम कर रहा है, लेकिन अगर धीरे धीरे वो और डॉक्टर्स को भी एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर देगा, हाँ तो हाँ, तब भी वो प्रोफेशन में ही आएगा, बिजनेस में आ जाएगा। 100% प्रोफेशन में आएगा, क्योंकि उसने अपना क्लिनिक खोला है और अपने क्लिनिक को चलाने के लिए वो खुद भी डॉक्टर है और औरों को भी रख रहा है। तो स्पेशलाइज नॉलेज का वो इस्तेमाल कर रहा है। और वो देखो, डॉक्टरों की तो टीम होती है, डॉक्टर कोई होता है तो अकेले तो सारे काम कर नहीं सकता, तो वो टीम ही तो बनाएगा। उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी और वो डॉक्टर्स चाहिए उसको। तो वो और भी रखेगा, काउंटर पे भी रखेगा, मतलब शुरू में जो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया देखो नाम, रिसेप्शनिस्ट रखेगा। ऐसे तो रखना ही पड़ेगा उसको। इसी तरह से आप जब सीए बन जाओगे, देखो एग्जांपल में मैंने लिखा है सीए, जब आप सीए बन जाओगे तो आप अपना खुद का ऑफिस अगर खोलोगे, तो क्योंकि आपके पास नॉलेज है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां या कोई बिजनेसमैन आपके पास आएगा कि सर मेरे को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है, आर्टिकल से एक कंपनी खोलने जा रहा हूँ। तो आप उसमें राय दोगे, आपको एक वो रखेगा, तो आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी रखने के लिए, तभी तो काम करेंगे। आप अकेले कैसे इतना सब काम संभाल लेंगे? तो आप प्रोफेशन में आएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये तो था हमारा ये डिफरेंस। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टूडेंट? देखो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं, 2 तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब पैसे से संबंधित, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सोसाइटी से संबंधित। देखिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होता है। तो पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का अर्निंग प्रॉफिट। हर बिजनेस चाहती है प्रॉफिट कमाया जाए, और क्योंकि बिना प्रॉफिट कमाए तो आप बिजनेस में सर्वाइव ही नहीं कर सकते, एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसीलिए प्रॉफिट कमाना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन। हर एक बिजनेस चाहती है कि इनोवेशन हो, प्रोडक्ट के अंदर कुछ नया लाया जाए जिससे कि प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए। तो ये भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। याद रखना, इनोवेशन जो बिजनेस में होता है, ये एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इनोवेशन किया ही इसीलिए जाता है कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके और ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। तीसरा है क्रिएशन ऑफ कस्टमर मार्केट स्टैंडिंग। ये भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ करके ऐसा किया जाता है कि बिजनेस में बने रहे, हमारे कस्टमर भागे ना छोड़ के हमारा प्रोडक्ट। तो आप अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा करने की सोचते हो जिससे आप कस्टमर आपसे बंधा रहे, कस्टमर आपका छोड़ के ना जाए। आप अपने कभी प्रोडक्ट में ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा देते हो, कभी उसकी क्वालिटी बढ़ा देते हो, मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आप मार्केट में स्टैंड करते रहे। ठीक है, और एक और है सिक्योर गुड परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स। हर एक बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, उनको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। अच्छा, एक और ऑब्जेक्टिव है इसका, ये है परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। वर्कर्स की परफॉर्मेंस को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे बढ़ेगी? ये आपको बढ़ेगी भाई, उनको सैलरी ज्यादा दो, उनको मोटिवेट करो, उनको इंसेंटिव्स ज्यादा दो, बोनस के तौर पे रिवार्ड्स दो, इंसेंटिव्स दो। ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हो। 2 तरह की इंसेंटिव होती है, एक पैसा दे सकते हो, एक इनाम दे सकते हो। तो आपको जैसे करना है कर सकते हो जिससे कि वो मोटिवेट रहे। तो ये 6 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। देयर आर 6 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी बिजनेस। एनी डाउट स्टूडेंट्स?
नहीं। नो। अब सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। देखो सोशल ऑब्जेक्टिव ना हमारे पास क्या है कि सोसाइटी के लिए काम करना। देखो बिजनेस के दो तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो अपना खुद का जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक, दूसरा है सोसाइटी के लिए। हर एक बिजनेस सोसाइटी के लिए भी काम करती है। अच्छा क्या काम करती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तीन है बेसिकली। पहला, सप्लाई गुड क्वालिटी एट रीजनेबल। हर एक बिजनेस को कोशिश करना चाहिए कि जो भी वो सामान बेचती है कस्टमर को वो एकदम बेहतरीन क्वालिटी का हो। देखो ये बिजनेस की जिम्मेवारी है, ठीक है। जैसे आप घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर बेहतरीन क्वालिटी का होगा तभी तो ठीक रहेगा, नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, डेथ हो सकती है। तो हर एक बिजनेस की जिम्मेवारी है कि सोसाइटी के नाते वो जो भी सामान बनाए अच्छे क्वालिटी का बनाए, प्योर बनाए, उसमें मिलावट उलावट ना करे, अनअडल्ट मतलब एडल्टरेशन ना करे, अनएडल्टरेटेड होना चाहिए सब। और कस्टमर को राजा माने। कस्टमर देख रहे हो कितना राजा की तरह बैठा हुआ है टोपी वोपी लगा के, तो इस तरह से होना चाहिए कस्टमर। क्या आज की डेट में हम लोगों को राजा की तरह ट्रीट करती हैं कंपनियां? नो सर। यस। बेटा राजा की तरह ही तो ट्रीट कर रही हैं, देख नहीं रहे हो हमारे हिसाब से सामान बना रही हैं। आप जैसा सामान चाहते हो उसके उसको ऐसे आपको सामान बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। लेकिन जो बेचने वाले हैं वो हमें उल्लू बनाते हैं। कंपनी हमेशा कोशिश यही करती है कि भाई कस्टमर को राजा की तरह ट्रीट किया जाए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाए, कोशिश की जाए कि एकदम बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको मिले। कंपनियां कोशिश कर रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा वेलफेयर और यही उसकी सोशल जिम्मेवारी है, उसको करना चाहिए ऐसा अगर नहीं करती है। दूसरा है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कंपनी का, बिजनेस का ये जिम्मेवारी है कि वो अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोचे। भाई अपना उनका वेलफेयर होता है एम्प्लॉयज का, उनके बारे में भला सोचें कि किस तरह से उनको सुविधाएं दिया जाए, उनको कैंटीन फैसिलिटी दें, हाउसिंग फैसिलिटी दें, मेडिकल फैसिलिटी दें, ये सब उनके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। तो इसलिए आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हमेशा अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में बहुत ध्यान रखती हैं, उनकी बहुत केयर करती हैं, ठीक है। फिर है कम्युनिटी सर्विस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक बिजनेस को कम्युनिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए आप देखेंगे कई सारी कंपनियां जो हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की मदद करती हैं। जैसे जो बच्चे मतलब डिसेबल्ड हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, ठीक है। और आप देखोगे ऐसा बहुत सारा होता है। जैसे अभी आप देखो वैक्सीन लग रही है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कितना वैक्सीन लगवा रही है, 25% लोगों को खर्चा खुद देगी बोली है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। कम्युनिटी के लिए आपको सर्विसेज देनी पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने पड़ेंगे। देखोगे आप अपने आसपास बहुत सारे ये इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही करती हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट सबको? सर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ सकता है? कौन सा? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स वही अपने एम्प्लॉइज के लिए प्रोवाइड करना फैसिलिटीज अपने मैं समझा नहीं आप क्या बोल रही हो। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में ह्यूमन बीइंग के लिए क्या क्या, वही सोसाइटी वाला ही आ गया तो। यस सर। सोसाइटी के लिए काम करना। अब हम आ जाते हैं बिजनेस की क्लासिफिकेशंस पे, क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि हम बिजनेस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए बिजनेस को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री क्या होती है। देखो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री का डेफिनेशन देखो, इंडस्ट्री रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस व्हिच इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। इंडस्ट्री वो हिस्सा है बिजनेस का जिसका काम होता है गुड्स को प्रोड्यूस करना और लोगों तक पहुंचाना। अब दो तरह की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो यहाँ चार्ट में दिखा रहा हूँ, इंडस्ट्री तीन तरह की इनफैक्ट होती है, टर्शरी भी होती है, वो दिमाग से स्किप ही हो गया देख लो। इंडस्ट्री तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। तो इंडस्ट्री प्राइमरी का काम क्या है, सेकेंडरी का काम क्या है, टर्शरी का काम क्या है, एक एक करके हम पढ़ने वाले। चार्ट एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। प्राइमरी, प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो नेचर से जो सामान मिलता है ना उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनसे प्राप्त करके और उनको कुछ यूजफुल गुड्स बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। फिर एक और होती है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर ही आप अगर देखें, मैं एक बार चार्ट पे फिर से आपको ले चलता हूँ। तो अगर आप प्राइमरी इंडस्ट्री में देखेंगे तो दो तरह के काम होते हैं प्राइमरी के, एक तो एक्सट्रैक्ट करना यानी कि एक्सट्रैक्टिव, और एक है जेनेटिक। तो वही चीज बताया गया है, प्राइमरी में जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है
ये इसका काम क्या होता है, एक्सट्रैक्शन करना, मतलब नेचर से, अर्थ से और समुद्र से जो भी सामान मिलेगा ना, ये लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते, प्राप्त कर लेते, कलेक्ट कर लेते। ठीक है, जैसे माइनिंग हो गई, फिशिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, क्वायरिंग हो गई, ये सारा काम जो है प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है। ठीक है, आप देखो चाइना वाले इतने बदमाश हैं, जा जाके समुद्र में जाते हैं, समुद्र के पास, वहां सारी मछलियां, बड़ी बड़ी मशीन होती है, हेवी हेवी, करोड़ों अरबों रुपए की मछलियां जो है एक ही बार में सब समेट लेते हैं और अपने देश में जाके उसको बेचते हैं। तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां ऐसे ही करती हैं। ठीक है, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करती, जो पृथ्वी से, नेचर से हमें प्राप्त है उसी को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर जो है, हम जैसे कोयला है, आप देखो डायरेक्टली हम लोग, कोयला नेचर से प्राप्त होता है, अर्थ से प्राप्त होता है, तो हम सीधा इसको कंज्यूम कर लेते हैं, सीधा जाते हैं कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जेनेटिक क्या है, जेनेटिक में थोड़ा सा फर्क है। प्राइम देखो, दोनों प्राइमरी में आते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन कौन से आते हैं, एक तो एक्सट्रैक्टिव और दूसरा जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो नेचर से मिले हुए सामान को प्राप्त कर लेती है। अब जेनेटिक की बात करते हैं, जेनेटिक भी प्राइमरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। ये क्या करती है, ये रिप्रोडक्शन करती है, मल्टीप्लिकेशन करने का काम करती है। ये ऐसा एनवायरनमेंट देती है जिससे कि नेचर से प्राप्त हुई चीजें और बढ़े। जैसे मछली पालन, अब अलग से आप वो कर दो, तालाब बना लो और मछली लाख कुछ डाल दो, और उनके लिए जो है, जो जो सुविधाएं चाहिए उनको पैदा करने के लिए, बढ़ने के लिए, वो आप फैसिलिटेट करा दो तो वो हो जाएगा। इसी तरह से प्लांट नर्सरी देखते हो आप, पौधे लगा के रखते हैं और उसमें लोगों को बेचते हैं। तो ये सारी चीजें जो है जेनेटिक है, पृथ्वी से मिली हुई चीजों को और कुछ ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है जिससे उनको और बढ़ाया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। तो प्राइमरी इंडस्ट्री सबको समझ में आ गई स्टूडेंट्स, हाँ या ना? ये अब हम बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर जो पहले से ही प्राप्त की हुई चीजों को आगे बढ़ाती है। जैसे अगर आप देखोगे तो ऑयल रिफाइनरी, तो ये प्राइम सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, ये मटेरियल जो पहले से ही हमें प्राप्त है उनको मैन्युफैक्चर करके और यूजफुल गुड्स बनाने में काम करती है। जैसे ऑयल रिफाइनरी, रॉ मटेरियल हमें पहले से मिलता है पृथ्वी से, ऑयल रिफाइनरी क्या करती है, उसको रिफाइन करके और नए यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर देती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिले हुए सामानों को यूजफुल गुड्स बनाती है। और मैन्युफैक्चर, इसमें देखो आप एक बार चार्ट में फिर से ले चलूं आपको मैं, यहाँ पे चार्ट देखिए जरा। देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो तरह की इंडस्ट्री आती है, चार्ट में अभी दिखेगा आपको। सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो तरह की इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम क्या होता है, ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश्ड गुड्स में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री का वो हिस्सा है जो क्या करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कॉटन से टेक्सटाइल बनाना, टिम्बर से लकड़ी बना, फर्नीचर बनाना, लकड़ी मिल गई उससे चेयर बना दिया। तो ये काम होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। इसी तरह से और भी काम होते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बनाने का काम होता है बेसिकली इनका। ठीक है, अब इसमें कई सारे पार्ट आते हैं, क्या क्या आते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर कई सारी इंडस्ट्री हैं, जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्री है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल मिला है इसको ये क्या करती है, उसको बहुत सारे यूजफुल गुड्स बनाती है। जैसे ऑयल रिफाइनरी का काम है, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री है। इसका काम क्या है, ये सेपरेशन करती है रॉ मटेरियल। जैसे हमें क्रूड ऑयल मिला है, क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीजें बनाती है, गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, ये सारी चीजें बनाती है। अच्छा, सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या करती है, जो हमें प्रोडक्ट मिला है ना उनको मिला के और सीमेंट बना देती है। जैसे आप देखो, एक पत्थर होता है लाइमस्टोन, मिलता है नेचर से प्राप्त है, तो हमने क्या किया, लाइमस्टोन के लाए, जिप्सम भी नेचर से प्राप्त है, दोनों को मिला दिया, स्लैग मिला देते हैं, फ्लाई ऐश, इनको जब मिला दिया जाता है तो ये अपने आप ही सीमेंट बन जाते हैं। तो इनको ये इस तरह से काम करती है। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री का काम क्या है, कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिला के और नया सामान बना देना, इसका ये काम है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी होती है, ये क्या करती है, सक्सेसिव स्टेजेस से होते हुए, गुजारते हुए नई चीज बनाती है। जैसे चीनी है, तो चीनी को बनाने के लिए पहले शुगर केन से आपको रस निकालना है, फिर इंडस्ट्री ले जाना है, फिर वहां पे उसको जो है प्रोसेसिंग के थ्रू गुजारना है। ऐसे करते 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 जाके चीनी तैयार होती है। इसी तरह से पेपर भी ऐसे ही तैयार होता है, पहले आप पेड़ काटोगे तो उनकी लकड़ियां ले जाओगे, फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग करोगे, फिर जाके पेपर बनता है। तो इस तरह से होता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री का काम सबसे बढ़िया है, ये भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ही आती है। ये क्या करती है,
ये असेंबल करने का काम करती है, प्रोडक्ट्स को असेंबल कर देती है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स को असेंबल करने का काम करती है, जैसे कार, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये सब जो है करती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग जिसके हमने सारे पार्ट पढ़ लिए, अब आ जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम होता है कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग विल्डिंग बनाना, और सबसे लास्ट आता है टर्शरी इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में 3 थी, कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी और सेकेंडरी हमने पढ़ ली, अब हम आ गए टर्शरी। टर्शरी इंडस्ट्री का काम होता है सुविधाएं देना, ठीक है, ये सपोर्ट करती हैं जिससे कि बिजनेस चलती रहे। तो बस यही है स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज तक हमने पढ़ लिया, कॉमर्स एंड इट्स फंक्शंस आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं चाहूंगा कि कॉमर्स एंड इट्स फंक्शंस आप पूरा पढ़ लें। तो यहाँ तक मैं आपको टेस्ट में कहाँ तक दूंगा मैं बता देता हूँ, ये ट्रेड तक, यहाँ तक दूंगा। पूरा यूनिट 1 दे दूं? यस सर। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ लिया आप पूरा यूनिट 1 करके रखो, और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे, ये एक्चुअली सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। तो सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव होगा